सबसे पहले हम बात करेंगे बजट के बारे में। बजट को प्रेजेंट कौन करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बजट को प्रेजेंट करते हैं। और कब प्रेजेंट करते हैं? 1 फरवरी को प्रेजेंट करते हैं। दो बड़ी सिंपल सी चीज़ें, एक तो बजट को प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। और कब प्रेजेंट करते हैं? 1 फरवरी को प्रेजेंट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 2017 से पहले तक बजट को प्रेजेंट किया जाता था ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। फरवरी का जो भी लास्ट वर्किंग डे होता था उस दिन बजट को प्रेजेंट किया जाता था। अब 2017 से बजट को प्रेजेंट किया जाता है 1 फरवरी को। ये जो प्रीपोन्ड किया गया है इसके पीछे भी रीज़न है। और रीज़न क्या है? जब बजट को लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को प्रेजेंट किया जाता था तो एक दिक्कत आती थी। दिक्कत क्या आती थी? बजट को प्रेजेंट किया जाता था, फिर बजट को पास किया जाता था, और बजट को 6 स्टेजेस से पास किया जाता है। बजट को पास करके जो पैसा मिलता था सरकार को वो अल्टीमेटली मिलता था लगभग मई जून के महीने में जाके। और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी शुरुआत हो जाती है अप्रैल से। ये जो इंटरिम पीरियड हुआ करता था, इस इंटरिम पीरियड के दौरान देश को चलाने के लिए सरकार के पास में पैसा कहाँ से आए? तो उसके लिए टेम्पररी अरेंजमेंट के तौर पे एक वोट ऑन अकाउंट नाम की चीज़ हुआ करती थी। वोट ऑन अकाउंट के थ्रू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाता था और इस इंटरिम पीरियड के दौरान देश को चलाया जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाता था। मतलब ये लंबा चौड़ा झंझट करना पड़ता था। इसके सॉल्यूशन के तौर पे सरकार ने क्या किया कि अब सरकार बजट को प्रेजेंट करती है 1 फरवरी को। टाइम रहते बजट पास हो जाता है और टाइम रहते सरकार को पैसा मिल जाता है। ये इतना लंबा चौड़ा झंझट नहीं करना पड़ता है। तो ये बड़ा लॉजिकल काम किया सरकार ने। अब बजट को सरकार 1 फरवरी को प्रेजेंट कर देती है और प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बजट रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में आज अपन पढ़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बजट रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे किस आर्टिकल में क्या बात की गई है, बजट किन स्टेजेस से पास किया जाता है, कैसे कैसे पास किया जाता है, लोकसभा का रोल क्या है, राज्यसभा का रोल क्या है, वो सारी चीज़ें अगर आपको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाननी है तो इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत हमने ख़त्म कर दी है। उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें लेक्चर नंबर 92 और 93 इन दोनों लेक्चर्स को जाके देखो। इन दोनों लेक्चर्स में पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट रिलेटेड बहुत डिटेल में बातचीत की गई है। अगर आपने सेशंस देखे हैं, अगर आपको चीज़ें पता हैं, तब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फिर तो ये सेशन देखो, पॉलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्लियर है, इकोनॉमी का यहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सेशंस नहीं देखे हैं तो ये सेशन देखने के बाद ये जो लेक्चर नंबर 92 और 93 है पॉलिटी का, इसको ज़रूर देख लेना ताकि आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाए। अगर आपको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में नहीं पता है तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ काम नहीं चलेगा। इन दोनों को इंटीग्रेट करके चीज़ों को देखना होगा। तो ये दो लेक्चर्स पॉलिटी के L92 लेक्चर नंबर 92 और 93 इन दोनों को ज़रूर देख लेना। बहुत सिंपल। एक तो हमने क्या बात की कि बजट को प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। कब प्रेजेंट करते हैं? 1 फरवरी को प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, 2017-18 से पहले तक जनरल बजट और रेलवे बजट दोनों को सेपरेटली, दोनों को अलग अलग प्रेजेंट किया जाता था। और इसकी कहानी क्या है? 1924 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था एकवर्थ कमेटी। इस एकवर्थ कमेटी ने रिकमेंड किया था कि रेलवे बजट को अलग से प्रेजेंट किया जाए। और तब से प्रथा चली आ रही थी कि रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग प्रेजेंट किया जाता था। फिर मोदी गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, विवेक देवरॉय कमेटी। ये जो विवेक देवरॉय कमेटी है, इसने रिकमेंड किया कि अब रेलवे बजट को सेपरेटली प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इस रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ में मर्ज कर दिया जाए। इस प्रपोजल को, इस रिकमेंडेशन को 2016 में अप्रूव कर दिया गया और 2017-18 के यूनियन बजट से अब जो रेलवे बजट है उसको मर्ज कर दिया गया है विद द यूनियन जनरल बजट। मतलब आज की डेट में सिर्फ जनरल बजट को प्रेजेंट किया जाता है, रेलवे बजट को सेपरेटली प्रेजेंट नहीं किया जाता है। फिर एक सवाल आता है कि ये जो जनरल बजट है इसको प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की जो बजट डिवीजन है, ये बजट डिवीजन इज द नोडल एजेंसी
फॉर प्रिपरेशन ऑफ जनरल बजट। ये जो बजट डिवीजन है ये जनरल बजट को प्रिपेयर करती है और प्रिपेयर करती है बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय ईच मिनिस्ट्री। हर एक मिनिस्ट्री डेटा प्रोवाइड करती है, बताती है कि उनको कितना पैसा चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए, कहाँ से कितना रेवेन्यू आएगा, ये सारा डेटा हर एक मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है। इस डेटा के बेसिस पे ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बजट डिवीजन है, ये बजट डिवीजन जनरल बजट को प्रिपेयर करती है। बहुत सिंपल। एक तो ये जो हमारा बजट है इसको प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। कब प्रेजेंट करते हैं? 1 फरवरी को प्रेजेंट करते हैं। ये जो जनरल बजट है इसको प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बजट डिवीजन की जिम्मेदारी है। और ये जो बजट डिवीजन है ये जनरल बजट को प्रिपेयर करती है बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय ईच मिनिस्ट्री। और ये जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है मिनिस्ट्रीज के द्वारा ये 3 टाइप का होता है। कौन कौन से 3 टाइप्स? एक होता है बजट एस्टिमेट्स, जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है, जो बजट ईयर है उसके एस्टिमेट्स की बात की जाती है बजट एस्टिमेट्स में। दूसरे रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, जो करंट फाइनेंशियल ईयर होता है उसके एस्टिमेट्स की बात की जाती है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में। और तीसरे प्रोविजनल एस्टिमेट्स, जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर होता है उस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एस्टिमेट्स की बात की जाती है प्रोविजनल एस्टिमेट्स में। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कमिंग फाइनेंशियल ईयर है 2025-26, तो कमिंग हो गया 2025-26, करंट कौन सा हो जाएगा 2024-25 और प्रीवियस कौन सा हो जाएगा 2023-24। करंट फाइनेंशियल ईयर के एस्टिमेट्स की बातचीत रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में की जाती है, कमिंग फाइनेंशियल ईयर की बातचीत बजट एस्टिमेट्स में की जाती है और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एस्टिमेट्स की बातचीत प्रोविजनल एस्टिमेट्स में की जाती है। और ये जो डेटा मिलता है इस बजट डिवीजन को, इस डेटा के बेसिस पे बजट डिवीजन जो है वो इस जनरल बजट को प्रिपेयर करती है। ये जो बजट डिवीजन है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है जिसको पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? बेसिकली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही बजट कहा जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो टर्म है बजट, इसको कहीं भी यूज नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म यूज किया गया है वो कौन सा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही आमतौर पे बजट बुलाया जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को जानना है, समझना है, तो इन दोनों लेक्चर्स को फॉर श्योर देख लेना। बहुत सिंपल सी बातचीत है। फिर बात आती है कि बजट को ले डाउन करने का प्रोसीजर क्या है। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। पहले तो क्या किया जाता है? द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन इज टेकन फॉर इंट्रोडक्शन एंड कंसिडरेशन ऑफ बजट इन लोकसभा। इसके पीछे कहानी क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 112। इस आर्टिकल 112 में बहुत सिंपल तौर पे ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है कि वो बजट को इंट्रोड्यूस करेंगे, ली डाउन करेंगे। तो पहला तो फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन को लिया जाता है और लोकसभा में बजट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। बजट को लोकसभा में ली डाउन कर दिया जाता है। कौन ली डाउन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर ली डाउन करते हैं। और साथ में फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो एक बजट स्पीच देते हैं। क्या देते हैं? बजट स्पीच देते हैं। लोकसभा में बजट को ली डाउन कर दिया जाता है। लोकसभा के सामने बजट को रख दिया जाता है। कौन रखता है? फाइनेंस मिनिस्टर रखते हैं। और साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर एक बजट स्पीच देते हैं। इसके साथ ही फाइनेंस बिल को भी प्रेजेंट कर दिया जाता है। फाइनेंस बिल एक टाइप का मनी बिल होता है। फाइनेंस बिल एक टाइप का मनी बिल होता है। इस फाइनेंस बिल में टैक्स रिलेटेड मैटर्स के बारे में बातचीत की जाती है। पहले तो फॉर्मेलिटी के तौर पे क्या किया गया कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन को लिया गया फॉर इंट्रोडक्शन एंड कंसीडरेशन ऑफ बजट इन दी लोकसभा। फिर लोकसभा के सामने बजट को ले डाउन कर दिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर अपनी बजट स्पीच देते हैं और साथ ही फाइनेंस बिल को भी प्रेजेंट कर दिया जाता है। फिर बजट के ऊपर डिस्कशन होता है लोकसभा में। पहले होता है जनरल डिस्कशन, मतलब बजट के ऊपर जनरल बातचीत होती है। इस जनरल डिस्कशन के दौरान कोई भी वोटिंग नहीं की जाती है, बहुत ही जनरल सी बातचीत होती है। और फिर हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है, कुछ दिन के लिए छुट्टी कर दी जाती है हाउस की जनरल डिस्कशन के बाद। फिर दोबारा से जब हाउस मिलता है तो डिटेल्ड डिस्कशन होता है बजट के ऊपर, मतलब लाइन बाय लाइन पूरे डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। जब डिटेल्ड डिस्कशन हो जाता है तो डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर लोकसभा वोटिंग करती है।
डिमांड फॉर ग्रांट्स का मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, वो अपनी डिमांड रखती हैं कि उनको कितना पैसा चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए। इसी को बुलाया जाता है डिमांड फॉर ग्रांट्स। डिटेल्ड डिस्कशन के बाद लोकसभा इन डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग करती है। जब वोटिंग हो जाती है, डिमांड फॉर ग्रांट्स को पास कर दिया जाता है, तो एप्रोप्रिएशन बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ये एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा निकालना है तो पैसा तब निकाला जाएगा जब एप्रोप्रिएशन बिल को अप्रूव कर दिया जाएगा। तो पैसा निकालने के लिए एप्रोप्रिएशन बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसके ऊपर वोटिंग की जाती है। फिर ये जो एप्रोप्रिएशन बिल है और फाइनेंस बिल है, इसको राज्यसभा के पास में भेज दिया जाता है डिस्कशन के लिए। ध्यान रखना कि राज्यसभा के पास में एक्चुअल में कोई खास पावर है नहीं इस कॉन्टेक्स्ट में। मतलब राज्यसभा ये जो एप्रोप्रिएशन बिल है, ये जो फाइनेंस बिल है, इस पर डिस्कशन करेगी, लेकिन डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर वोट नहीं कर सकती है। वो एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव किसका है? लोकसभा का है। वोटिंग कौन करेगा? लोकसभा करेगी इन डिमांड फॉर ग्रांट्स पे। राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती है। राज्यसभा के पास में एक्चुअल में कोई पावर नहीं है। डिस्कशन के लिए, नाम मात्र के लिए राज्यसभा के पास में इस एप्रोप्रिएशन बिल को और फाइनेंस बिल को भेज दिया जाता है। इनफैक्ट राज्यसभा के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि विद इन 14 डेज डिस्कशन करके इस बिल को वापस करो। विद रिकमेंडेशंस कर दो या विदाउट रिकमेंडेशंस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर राज्यसभा चाहे तो रिकमेंडेशंस दे सकती है, लेकिन उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, यह भी पूरी तरीके से लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। एक लाइन में बोला जाए तो इस कॉन्टेक्स्ट में राज्यसभा के पास में कोई भी पावर नहीं है। नाम मात्र के लिए, दिखाने के लिए राज्यसभा डिस्कशन कर सकती है, बातचीत कर सकती है। और फिर फाइनली फाइनेंस बिल को प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया जाता है एसेंट के लिए, और प्रेसिडेंट के पास में भी कोई चॉइस नहीं है। प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट आमतौर पर इसको सहमति दे देते हैं, बिकॉज इसको इंट्रोड्यूस ही प्रेसिडेंट की सहमति के साथ में किया जाता है। बहुत सिंपल सी बातचीत है। ये जो पॉलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत जनरल तौर पे अपन ने इसके बारे में बातचीत की है। अगर डिटेल में आपको देखना है तो ये लेक्चर नंबर 92 और 93 इनको फॉर श्योर देख लेना। अगर आपको आयोटा ऑफ डाउट है तो इन लेक्चर्स को देख लो, ताकि आपको कंप्लीट पिक्चर मिले। बहुत सिंपल तौर पे अपन ने क्या पढ़ा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो बजट है, इसको प्रेजेंट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। कब करते हैं? 1 फरवरी को करते हैं। प्रिपेयर कौन करता है? बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और ये जो प्रिपेयर किया जाता है बजट, ये प्रिपेयर किया जाता है बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय ईच मिनिस्ट्री। और ये जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है, ये 3 टाइप का होता है। कौन कौन से 3 टाइप्स? एक बजट एस्टिमेट्स, जिनमें कमिंग फाइनेंशियल ईयर की बातचीत की जाती है। दूसरे रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, जिनमें करंट फाइनेंशियल ईयर की बातचीत की जाती है। और तीसरे प्रोविजनल एस्टिमेट्स, जिनमें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बातचीत की जाती है। बजट को ले डाउन करने का प्रोसीजर क्या है? बजट को लोकसभा में ले डाउन किया जाता है, और जब ले डाउन किया जाता है तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एक बजट स्पीच देते हैं। साथ ही फाइनेंस बिल को भी प्रेजेंट कर दिया जाता है। फिर जनरल डिस्कशन की स्टेज आती है, उसके बाद डिटेल्ड डिस्कशन की स्टेज आती है। फिर जब डिटेल्ड डिस्कशन हो जाता है तो डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर लोकसभा वोटिंग करती है, और फिर फाइनली एप्रोप्रिएशन बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस पर वोट किया जाता है। ये जो एप्रोप्रिएशन बिल है और जो फाइनेंस बिल है, इसको राज्यसभा में भी भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा के पास में कोई पावर नहीं है। राज्यसभा सिर्फ डिस्कस कर सकती है, और उसके लिए भी 14 डेज का टाइम है। फाइनली फाइनेंस बिल को प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेज दिया जाता है। प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, रिसेंट टाइम्स में बजट में क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं? एक तो अपन ने पढ़ लिया कि रेलवे बजट जो कि सेपरेटली प्रेजेंट किया जाता था, अब उसको मर्ज कर दिया गया है। 2017-18 से उसको मर्ज कर दिया गया है, और अब सिर्फ जनरल बजट ही प्रेजेंट किया जाता है। दूसरा, ये जो बजट है, इसको अब 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है। पहले इसको लास्ट वीक ऑफ फरवरी में प्रेजेंट किया जाता था, और एक्यूरेटली बोलें तो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को प्रेजेंट किया जाता था। पहले प्लेन और नॉन प्लेन एक्सपेंडिचर हुआ करता था। इस डिफरेंशिएशन को भी अब एलिमिनेट कर दिया गया है। इसके बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है। अब सिंपली कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ये बेसिक बातचीत हो गई बजट के बारे में। एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, पॉलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको नहीं पता है तो फॉर श्योर लेक्चर नंबर 92 और 93 को देख लेना। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो
तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उन लोगों को इसको शेयर कर दो। जो भी लोग इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको इसको शेयर कर दो, और फाइनली चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ बजटिंग के बारे में। बजटिंग के क्या क्या टाइप्स हैं? देखो, एक होता है इंक्रीमेंटल बजटिंग। इंक्रीमेंटल बजटिंग का मतलब क्या होता है? ये ट्रेडिशनल बजटिंग का सेंस है। बेसिकली इस इंक्रीमेंटल बजटिंग में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग बजट होता है, जो पिछले साल का बजट होता है, उसी में छोटे मोटे चेंजेस कर दिए जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता है। जो एग्जिस्टिंग बजट होता है उसी में छोटे मोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि पिछले साल के बजट में 50,000 करोड़ रुपए दिए गए थे एजुकेशन के लिए। तो इंक्रीमेंटल बजटिंग के तहत क्या किया जाएगा कि इस साल का जो बजट होगा उसमें जो एजुकेशन के लिए पैसा दिया जाएगा उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। मान लेते हैं कि 55,000 करोड़ दे दिया जाएगा। मतलब जो एग्जिस्टिंग बजट है उसको बेस माना जाता है और उस एग्जिस्टिंग बजट में ही छोटे मोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस कर दिए जाते हैं और नए बजट को तैयार कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल बजटिंग। ये बेसिकली इजी तरीका है, लेस कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। सरकार को, सरकार की अथॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती नहीं है, बिकॉज एग्जिस्टिंग बजट पहले से ही होता है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? आउटडेटेड स्कीम्स के तहत आपको पैसा देना पड़ता है, बिकॉज आपने इस साल के हिसाब से, करंट सिचुएशन के हिसाब से बजट को तैयार नहीं किया, दिमाग नहीं लगाया, तो जो आउटडेटेड स्कीम्स हैं वो चलती रहती हैं। और लो प्रायोरिटी सेक्टर अलोकेशन होता है। हो सकता है इस साल प्रायोरिटी सेक्टर कोई और हो, पिछले साल कोई और था, लेकिन आपने तो दिमाग लगाया ही नहीं है। आपने तो एग्जिस्टिंग बजट में ही थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। तो जो आज की डेट में प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनको प्रॉपर अलोकेशन नहीं मिल पाता है। इंक्रीमेंटल बजटिंग बहुत सिंपल, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग बजट है उसी में छोटे मोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस कर दो और नए बजट को तैयार कर दो। इंक्रीमेंटल बजटिंग। फिर होता है जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग का मतलब क्या है कि पूरा स्क्रैच से बजट को तैयार करना। मतलब जो बेस है उसको जीरो मान लो। लास्ट ईयर का जो बजट था उससे कोई लेना देना ही नहीं है, उसको कंसिडर करना ही नहीं है। इस साल जो बजट बनाया जाएगा उसको एकदम स्क्रैच से, उसको एकदम शुरुआत से बनाया जाएगा, उसको एकदम शुरुआत से तैयार किया जाएगा। और क्योंकि शुरुआत से तैयार कर रहे हैं तो हर एक डिपार्टमेंट को जो भी उसकी बजट डिमांड है, जो भी वो पैसा डिमांड कर रहा है, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा फ्रेश नोट पे टू दी फाइनेंस मिनिस्ट्री। मतलब इंक्रीमेंटल बजटिंग में क्या हो रहा था कि एग्जिस्टिंग बजट है, उसी एग्जिस्टिंग बजट में आप छोटे मोटे चेंजेस कर रहे हो, इंक्रीमेंटल चेंजेस कर रहे हो। तो जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। भाई पिछली बार 50,000 करोड़ मिले थे, इस बार 55 दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन देना ही नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं जीरो बेस बजटिंग के बारे में, नाम से क्लियर है कि बेस जीरो है। लास्ट ईयर का जो भी बजट था उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, उससे हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। इस साल का बजट है एकदम स्क्रैच से, एकदम शुरू से इसको तैयार करेंगे, एकदम फ्रेश तैयार करेंगे। और क्योंकि बजट को एकदम स्क्रैच से तैयार किया जा रहा होता है तो हर एक डिपार्टमेंट जो भी अपनी बजट डिमांड रखता है उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने जस्टिफाई करना होता है। ये जो जीरो बेस बजटिंग वाला तरीका है ये बहुत सक्सेसफुली रन करता है न्यूजीलैंड में, लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है कि मेहनत वाला काम है, कॉम्प्लिकेटेड काम है, टाइम कंज्यूमिंग काम है। भाई आप एकदम शुरू से, एकदम जीरो से बजट को तैयार कर रहे हो तो आपको मेहनत लगेगी, अथॉरिटीज़ को काम करना पड़ेगा। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी लिमिटेशन है नहीं, पैसा आपको इसी बात का दिया जा रहा है कि मेहनत करो, काम करो, लेकिन फिर भी लिमिटेशन के तौर पे इसको अपन देख सकते हैं। दूसरा, जब हम बात करते हैं जीरो बेस बजटिंग के बारे में तो एक जेन्युइन लिमिटेशन क्या है कि कुछ पब्लिक सर्विसेज ऐसी हैं जहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को नहीं देखा जाता है। जैसे डिफेंस के मामले में आप ये नहीं देखोगे कि यार कितना खर्चा किया जाए, प्रोटेक्ट करना है, वहाँ तो पैसे की बात आती नहीं है। या फिर जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो वहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं किया जाता है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ये ऐसे पब्लिक सर्विसेज हैं जहाँ पे अगर थोड़ा ज़्यादा भी खर्चा हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जीरो बेस बजटिंग क्या कहती है कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं उनको जस्टिफाई करो। तो ये एक जेन्युइन लिमिटेशन है। देखो, एक होती है इंक्रीमेंटल बजटिंग, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि दिमाग में सेट हो जाए। इंक्रीमेंटल बजटिंग का मतलब
कि जो एग्जिस्टिंग बजट है उसी में आपने छोटे मोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस किए और नया बजट तैयार कर दिया। दूसरी होती है जीरो बेस बजटिंग, बजट को एकदम स्क्रैच से आप तैयार कर रहे हो, बेस एकदम जीरो है, जो एग्जिस्टिंग बजट है उससे कोई लेना देना है ही नहीं। और क्योंकि बजट को एकदम स्क्रैच से तैयार किया जा रहा है तो हर एक डिपार्टमेंट को अपनी जो भी बजट डिमांड है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने। फिर एक तीसरा तरीका होता है परफॉर्मेंस बजटिंग। 1968 से गवर्नमेंट ने परफॉर्मेंस बजट को प्रिपेयर करने की शुरुआत करी, लेकिन 2007-8 में इस परफॉर्मेंस बजटिंग को खत्म कर दिया गया और इसको मर्ज कर दिया गया विद द आउटकम बजट। परफॉर्मेंस बजटिंग में होता क्या था, एक्सपेंडिचर को इस लिहाज से खर्च किया जाता था, ये देख के खर्च किया जाता था कि जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका परफॉर्मेंस क्या होगा। एक्सपेंडिचर कीपिंग इन माइंड द अंडरलाइंग बेनिफिट और परफॉर्मेंस, मतलब आपके दिमाग में अनुमान है कि अगर इस स्कीम पे 55,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो रिटर्न खूब अच्छा खासा आएगा, या जो आउटकम है, जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी खासी आएगी। तो इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग। जब आप परफॉर्मेंस को या बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए एक्सपेंडिचर करते हो, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं था, बिकॉज साल निकलने के बाद एक्चुअल में परफॉर्मेंस कैसा रहता था और आपने क्या सोचा था उसमें बड़ा डिफरेंस आता था। इसीलिए 2007-8 से इस परफॉर्मेंस बजटिंग वाले मेथड को मर्ज कर दिया गया आउटकम बजट के साथ में। आउटकम बजटिंग क्या होती है, आउटकम बजटिंग में देखा जाता है कि आपने जो पैसा दिया था उसका डेवलपमेंट आउटकम क्या आया। परफॉर्मेंस बजटिंग में तो आप पहले अनुमान लगा रहे होते थे कि यार इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं बिकॉज इतना बेनिफिट हो सकता है, लेकिन आउटकम बजटिंग में आप क्या देख रहे हो कि इतना पैसा दिया गया, अब अल्टीमेटली उस पैसे को लगाने के बाद क्या आउटकम निकल के आया। इसकी शुरुआत की गई 2005-6 से। ये जो आउटकम बजटिंग है ये बेसिकली एक्सपेंडिचर को जोड़ता है रिजल्ट के साथ में। अगर रिजल्ट बढ़िया आ रहा है तो ज़्यादा एक्सपेंडिचर करो, इस साल बढ़िया रिजल्ट आया तो अगले साल थोड़ा और बजट अलॉट कर दो, अगर इस साल रिजल्ट बढ़िया नहीं आया तो बजट को अगले साल घटा दो, बड़ा सिंपल सा है। तो ये होता था आउटकम बजटिंग। और फिर लास्ट है जेंडर बजटिंग। ये कोई अलग से बजट नहीं है, लेकिन हाँ जैसे जैसे हम जेंडर सेंसिटिव हुए हैं वैसे वैसे बजट में भी जेंडर बजटिंग की शुरुआत की गई है। अब हम जब भी बजट को तैयार करते हैं तो जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, उनको जब अलोकेशन किया जाता है तो जेंडर पर्सपेक्टिव को भी दिमाग में रखा जाता है। ये देखा जाता है कि ये जो पॉलिसी है, ये जो प्रोग्राम है, ये कितना इम्पैक्ट करेगा फीमेल्स को, ये कितना इम्पैक्ट करेगा मेल्स को। बेसिकली जेंडर सेंसिटिव एक्सरसाइज ऑफ बजटिंग। 2005-6 से जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो अलग से जेंडर बजटिंग का एक नोट इशू करती है जिसको बुलाया जाता है स्टेटमेंट 20। इस स्टेटमेंट 20 में दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए में बात की जाती है विमेंस के लिए उन स्कीम्स के बारे में जिनमें 100% बजट जो है वो विमेंस के लिए होता है, और पार्ट बी में बात की जाती है उन प्रो विमेन स्कीम्स के बारे में जिनमें कम से कम 30% फंड जो है वो विमेंस के लिए होता है। जेंडर बजटिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट है, आप नाम से समझ सकते हो कि जब बजट को तैयार किया जाता है तो थोड़ा जेंडर सेंसिटिव रहा जाता है। ये देखा जाता है कि जो भी पॉलिसी है, जो भी प्रोग्राम है, वो फीमेल्स को किस तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है और किस पॉलिसी को, किस प्रोग्राम को फंड दिया जाए ताकि जो विमेंस हैं उनकी भी स्थिति बेहतर हो। 2005-6 से इसकी शुरुआत की गई और जेंडर बजटिंग के ऊपर अलग से नोट दिया जाता है जिसको बुलाया जाता है स्टेटमेंट 20। इस स्टेटमेंट 20 में दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए में बात की जाती है उन विमेन स्कीम्स के बारे में जिनका पूरा पैसा विमेंस के लिए यूज़ किया जाता है, विमेंस के बेटरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और पार्ट बी में बात की जाती है उन स्कीम्स के बारे में जिनका कम से कम 30% फंड जो है वो विमेंस के बेटरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। एक बार फिर से देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बजटिंग को। एक तो इंक्रीमेंटल बजटिंग है, नाम से क्लियर है, एग्जिस्टिंग बजट में छोटे मोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस करके नया बजट तैयार कर देना। दूसरा जीरो बेस बजटिंग, कि बजट को एकदम स्क्रैच से बनाना, जो पिछले साल का बजट है, जो लास्ट ईयर का बजट है,
उससे कोई लेना देना ही नहीं है, उसको कंसीडर ही नहीं करना है। तीसरा टर्म परफॉर्मेंस बजटिंग, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1968 में, लेकिन 2007-8 में इसको ख़त्म भी कर दिया गया। इसमें क्या होता था कि बेनिफिट क्या होने वाला है उसको दिमाग में रखते हुए एक्सपेंडिचर किया जाता था। फिर चौथा है आउटकम बजटिंग, जो भी पैसा लगाया जा रहा है उसका डेवलपमेंट आउटकम देखा जाता है। बेसिकली देखा जाता है कि जो खर्चा किया गया उससे रिजल्ट क्या निकला, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2005-6 में। और लास्ट टर्म है जेंडर बजटिंग। जब भी बजट को तैयार किया जाता है तो जेंडर सेंसिटिव होके बजट को तैयार किया जाता है। देखा जाता है कि पॉलिसीज और प्रोग्राम्स में जो पैसा अलॉट किया जा रहा है उसमें जेंडर पर्सपेक्टिव को कंसिडर किया गया है या नहीं किया गया है। 2005-6 से जेंडर बजटिंग के लिए अलग से नोट इशू किया जाता है, स्टेटमेंट 20, जिसमें 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में बात की जाती है उन स्कीम्स के बारे में जिनका पूरा फंड विमेंस के बेटरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और पार्ट बी में बात की जाती है उन स्कीम्स के बारे में जिनका कम से कम 30% फंड विमेंस के बेटरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। इजी सेशन था लेकिन इंपॉर्टेंट सेशन था, और इकोनॉमी में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इन द सेंस कि आपको बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए। कोई भी चीज़ में आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम ब्लैंक हो। नोट्स प्रिपेयर करते रहना, शॉर्ट नोट्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेंदी सब्जेक्ट है, लेकिन अगर एक बार आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए तो फिर जीवन भर का बीमा है। फिर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स को अपडेट करना है, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने शॉर्ट नोट्स जो हैं वो ढंग से बनाना ताकि उनको रिवाइज कर पाओ। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।